नमस्कार साथियों। दिग्गज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, दिग्गज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की पूरी तैयारी आपको करवा रहे हैं। उसी की कड़ी में अगली जो क्लास है हमारी वो रहेगी शारीरिक शिक्षा का इतिहास। शारीरिक शिक्षा का इतिहास साथियों, शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास है शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास है उसके अंदर जो हमारी पहली क्लास रहेगी वो रहेगी यूनान का इतिहास। किसका इतिहास साथियों? यूनान का इतिहास। शारीरिक शिक्षा के इतिहास को हम बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक होता है हमारे प्यारे भारत का इतिहास, भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। उसके बाद अगर देखा जाए तो आता है यूनान, जिसे आज अपन कहते हैं ग्रीस, यूनान का इतिहास। अगली जो कड़ी में अगर अपने पास इतिहास आएगा वो आएगा जर्मनी का इतिहास। जर्मनी के इतिहास के बाद स्वीडन का इतिहास। स्वीडन के इतिहास के बाद डेनमार्क का इतिहास। और डेनमार्क के इतिहास के बाद एक यूएसए और एक इंग्लैंड का इतिहास। वन बाय वन अपन सारी की सारी देशों के इतिहास कवर करेंगे। जो उसी की श्रृंखला में आज पहला जो हम लेके आ रहे हैं, यहां पर पहला जो क्लास लेके आ रहे हैं वो आ रहे हैं यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। पहली क्लास आपके सामने शारीरिक शिक्षा में यूनान के इतिहास में ये आज प्रस्तुत है। तो साथियों, पहली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनान के अंदर बहुत सारे देवता होते थे। ठीक है, यूनान के अंदर जैसे भारत में भी बहुत सारे देवता है हमारे यहां पर, वैसे ही यूनान के अंदर भी बहुत सारे देवताओं की मान्यता थी। तो उन देवताओं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले कि किस देवता को किस लिए पूजा जाता था, या किस देवता किस चीज के देवता थे। तो पहली बात तो देवता बहुत सारे हैं यूनान के अंदर, मगर मुख्य रूप से जो माना जाता है वो माना जाता है 12 देवता हैं। कितने? 12। साथियों, यूनान के अंदर एक चीज प्रचलित थी कि 13 जो संख्या थी इसको अशुभ माना जाता था, इसलिए जो देवता हुए वो कुल कितने हुए? 12। अगर किसी देवता को नया जुड़ना है उन देवताओं में तो एक किसी देवता को उससे बाहर निकलना होगा, ये वहां की मान्यता थी। तो जो मुख्य 12 देवता हैं वो रहते कहां थे भैया? वो रहते थे ओलंपस पर्वत में। ये सबसे बड़े यूनान का सबसे बड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ओलंपस पर्वत। ठीक है, तो पहली लाइन लिखी हुई है आपके सामने, यूनान के देवता। यूनान के मुख्य कुल कितने देवता थे? 12 देवी देवता थे। उन 12 देवी देवताओं का स्थान कौन सा था? ओलंपस पर्वत। तो जो मुख्य देवता है यहां पर सबसे पहले अपने सामने है जीएस। आप यहां पर फोटो देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये रही भगवान जीएस की फोटो। ठीक है, इनने हाथ में क्या ले रखी है? बिजली। बिजली तो मतलब ये किसके देवता हैं? पहली बात तो ये बिजली के देवता हैं। किसके देवता हैं? बिजली के देवता हैं, देवताओं के देवता हैं। किसके देवता हैं? देवताओं के देवता, मतलब देवताओं के राजा हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहां पर बोला जाता है भगवान इंद्र को, भगवान श्री इंद्र को बोला जाता है कि वो स्वर्ग के राजा हैं, मतलब देवताओं के राजा हैं। उसी प्रकार से यहां के यूनान की पौराणिक कथाओं में भगवान जीएस को क्या माना जाता है? देवताओं के राजा। ठीक है, इन्हें आकाश का देवता भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। आकाश का देवता भी कहीं कहीं पर
कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके सामने होंगे तो यही है सबसे मेन। तो इनको कहीं जगह पर जीएस, कहीं जगह पर जीउस भी बोला जाता है, जीजस नहीं है, आप कंफ्यूजन मत करना। जीजस ईसाइयों के देवता हैं, ईसाइयत और यूनान की जो पौराणिक सभ्यता है वो बिल्कुल अलग थी, जीजस अलग है, ये जीउस हैं। ठीक है, उसके बाद अगली देवी जो आएंगी वो हमारे सामने आएंगी हेरा। कौन है? देवी हेरा। देवी हेरा कौन है? देवी हेरा एक तो जीएस की बहन है। पहली बात तो जीएस की क्या है? बहन, और इनकी पत्नी भी है, इनकी बहन और इनकी पत्नी भी है। ठीक है, इन्हें ही क्या कहा जाता है? देवताओं की रानी। क्या कहा जाता है? देवताओं की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने फोटो में प्रस्तुत है, ये इनका नाम है देवी हेरा। इनके बारे में अगर आप प्रश्न आएगा तो दो ही प्रश्न आ सकते हैं, या तो आ सकता है ये क्या है? जीउस की पत्नी है, और दूसरी बात ये क्या है? देवताओं की रानी है। देवताओं के राजा तो कौन है? जीउस, और उनकी पत्नी क्या है? देवताओं की रानी। ठीक है, अगला क्रम में अपनाते हैं। अगला क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट जो शारीरिक शिक्षा में आज तक बहुत बार पूछा गया है, कौन है? अपोलो। कौन है? अपोलो। अपोलो कौन थे भैया? अपोलो जीएस के ही एक पुत्र हैं। अपोलो क्या है? जीएस के ही एक पुत्र है, मगर उनकी मां हेरा नहीं है, यह आपको जानना जरूरी है। उनकी मां हेरा नहीं है। उनकी मां कौन है? उनकी मां है लीटो। उनकी मां का नाम क्या है? लीटो। उनकी मां का नाम है लीटो। जीएस और लीटो की संतान कौन है? अपोलो। अपोलो की एक जुड़वा बहन भी थी, ये देखो यहां लिखा हुआ है लीटो। यह जीएस व लीटो की संतान है। और एक बात और इनके बारे में, इनकी एक जुड़वा बहन भी थी, उनका नाम था आर्टेमिस। क्या नाम था? आर्टेमिस। अपोलो की एक जुड़वा बहन भी थी। ये किसके पुत्र हैं? ये भगवान जीएस के पुत्र हैं। ठीक है, इनकी जुड़वा बहन का नाम क्या है? आर्टेमिस, और इनकी माता का नाम क्या है? लीटो। सबसे ज्यादा शारीरिक शिक्षा के अगर पेपरों में पूछा गया है तो भगवान अपोलो से पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है? ये किस किस चीज के देवता हैं? ये सूर्य के देवता हैं, कविता के देवता हैं, मतलब पोएट्री, चिकित्सा, हीलिंग। कई बार चिकित्सा या फिर हीलिंग भी पूछा जाता है कि हीलिंग के देवता कौन है, तो कौन है? अपोलो। उपचार, देख लो उपचार आ गया, हीलिंग का मतलब उपचार। संगीत और भविष्यवाणी, इनमें से कुछ भी एक आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन भविष्यवाणी के देवता हैं, या निम्न में से कौन एक संगीत के देवता हैं। तो इन सब के देवता कौन है? भगवान अपोलो। आपने देखा होगा, इनकी फोटो देखिए, ये देखिए एक संगीत का वाद्य यंत्र इनके हाथ में भी है इस समय पर। आपको अगर फोटो दिख रही हो तो ध्यान से देखिए, संगीत का वाद्य यंत्र भी इनके हाथ में है। ठीक है, तो ये किस चीज के हैं? ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, मतलब सूर्य के तो हैं ही सही, कविता के भी हैं, मतलब पोएट्री, उसके बाद चिकित्सा, ठीक है, उपचार, संगीत और भविष्यवाणी। इन सब के देवता कौन है? भगवान अपोलो। आपने एक फार्मेसी सुनी होगी, अगर आप जानते होंगे, अपोलो फार्मेसी नाम सुना होगा आप सबने, अपोलो फार्मेसी। वो अपोलो फार्मेसी इन्हीं के नाम पर रखी गई है। आपने एक नाम सुना होगा अपोलो 11, सबसे पहले चांद पर जो यान गया था अमेरिका का, अपोलो 11 गया था, ठीक है, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो ये बहुत फेमस है, मतलब अपने शारीरिक शिक्षा में तो बहुत ज्यादा फेमस है, और ऐसे भी बहुत ज्यादा फेमस है किनके पुत्र? भगवान जीएस के पुत्र हैं। इनकी मां का नाम क्या है? लीटो नाम है इनकी मां का। इनकी एक जुड़वा बहन थी, जब पैदा हुए थे तब दो हुए थे। मगर एक बात और इनके बारे में, हेरा कभी भी इन्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये किसी और के पुत्र थे, इनकी मां कोई और थी, इसलिए हेरा इन्हें कभी भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये पैदा ही नहीं हो पाए। उन्हें भगवान प्रकृति को ये बोला था कि आप इन्हें पैदा ही मत होने दो, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी ये दोनों पैदा हुए, और उसके बाद ये भगवान का इनको दर्जा मिला, और इन्हें बहुत अच्छे अच्छे काम करे। उनकी पौराणिक कथाओं में बहुत ज्यादा अपोलो के बारे में वर्णन है। ठीक है, अगली बात, अगले जो देवता अपने सामने आ रहे हैं वो है पोसाइडन। क्या नाम है भगवान का? भगवान पोसाइडन। इन्हें क्या कहते हैं? समुद्र का देवता। किसका देवता?
समुद्र का देवता। ये भगवान जीएस के भाई हैं। क्या है? भगवान जीएस के छोटे भाई हैं। ये भगवान जीएस के, जीउस के, मान लो आप भगवान जीउस के क्या है? ये छोटे भाई। आपको एक बात याद रखनी है, एक तो समुद्र के देवता हैं और भगवान जीउस के क्या है? ये छोटे भाई हैं। ठीक है। अगले जो देवता हैं आपके सामने हैं एरेस। क्या नाम है इनका? एरेस। ये क्या है? युद्ध के देवता हैं। किसके देवता हैं? युद्ध के, गॉड ऑफ वार। ठीक है। ये ज्यूस और हेरा की असली संतान है। ज्यूस और हेरा के असली पुत्र यही हैं। उनका नाम क्या है? भगवान एरेस। ठीक है। अगली जो आपके सामने आ रहे हैं वो है हेफेस्टस। क्या नाम है इनका? हेफेस्टस। ठीक है। किसके देवता है? आपको सिर्फ देवताओं की, वो किस चीज के देवता हैं, इनके बारे में ज्यादा फोकस करना है। ये 12 के 12 देवता अगर आप पढ़ लोगे तो आपको फर्स्ट ग्रेड तक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूछे मुख्य रूप से अपोलो, ज्यूस, पोसाइडन, इनके बारे में ही जाता है। आज तक इनसे ही पूछा है। मगर जब हम दिग्गज अकादमी के साथ जुड़े हैं तो हम सबसे अच्छी तैयारी करेंगे, सबसे बेस्ट तैयारी करेंगे। पढ़ इतना लो कि पूछा उससे कम ही जाए। ठीक है। अगर अपन कम की तैयारी करेंगे तो कम तो नंबर आएंगे ही सही। अपन ज्यादा ही की तैयारी करें, इतनी ज्यादा तैयारी करें कि अपना नंबर 100% आ जाए। इसलिए आपको सारी जानकारी यहां पर दी जा रही है। ठीक है। तो इस बात की आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि तैयारी ऐसे करो कि सरकार खुद घर पे आके नौकरी देने आए कि लो साहब आप नौकरी करने आओ। मेहनत ऐसी करनी है, मेहनत ऐसी करो कि आपका रिजल्ट बोले आगे जाकर। ठीक है। उसी क्रम में आपको पूरी की पूरी रिसर्च करके अच्छे से अच्छा कंटेंट देके आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाना चाहूं तो नॉर्मल में भी पढ़ा दूं और छोटा मोटा करके अपन सब कुछ हो सकता है जो थर्ड ग्रेड पीटीआई के लिए नहीं। मगर अपन को पढ़ना कैसे? अब भर्ती वैसी नहीं रहेगी कि 5000 की भर्ती आ रही है। अब भर्ती आएगी 200, 500, 600, 700, 1000, 2000। तो उसमें क्या है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हमारे टाइम पे बच्चे थे 50,000 और फॉर्म और पोस्ट थी 5,000। अब क्या है? अब होगी आपकी पोस्ट निकल जाएगी 3,000। मगर क्या होगा? बढ़ने वाले कितने? लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। तो अपन को सबसे आगे रहना है और सबसे आगे रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसी ही सारी वीडियो आपको यहां पर अपलोड करूंगा आपके लिए। ऐसा ही कंटेंट मिलेगा, इसी क्वालिटी का मिलेगा। ठीक है। तो आपके पास अगले जो देवता है उनका नाम क्या है? हेफेस्टस। नाम क्या है? हेफेस्टस। देखिए किसके देवता हैं भैया? आग के, धातु के, धातु कला। ठीक है। शिल्प कौशल और शिल्प कौशल के देवता हैं। मतलब देखो आपको दिख रहे होंगे देवता क्या कर रहे हैं? हथौड़ा मार रहे हैं किसी तलवार पे। ठीक है। धातु कला मतलब धातु कला के देवता हैं। ठीक है। हथियार के, हथियार बना रहे हैं यहां पर कहीं पर। ठीक है। उसके बाद अगली जो देवी है उनका नाम है आर्टेमिस। मैंने आपको पहले ही बताया था। अपोलो की जुड़वा बहन का नाम क्या है? आर्टेमिस। ठीक है। ये क्या है? अपोलो की जुड़वा बहन है। किसकी देवी है? देखो आपको फोटो से पता चल जाएगा। हमने फोटो भी ऐसी चुनी है आपके लिए कि आपको देखते पता चल जाए कि किस चीज की देवी है। एक तो दिख रहा है आपको यहां पर कहीं जंगल में। ठीक है। जंगल में पीछे एक कुछ दिख रहा है जानवर टाइप का। ठीक है। एक चंद्रमा भी दिख रहा होगा। ठीक है। तो किन चीज की? एक तो तीर है मतलब शिकार कर रही है। ठीक है। पीछे एक जानवर है मतलब जंगली जानवरों की। पीछे एक चंद्रमा दिख रहा है मतलब चंद्रमा की देवी है। यही लिख रहा होगा। शिकार, जंगली जानवर, चंद्रमा। और ये एक बात और थी इनके बारे में, ये सदैव कुंवारी रही थी। यूनान के अंदर जो महिला कुंवारी रहती है उसकी जो पूज्य क्षमता है वो और ज्यादा होती है। मतलब वो बहुत ज्यादा पूजनीय होती है। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पूजनीय। क्यों? क्योंकि सदैव ये कुंवारी रही थी। ठीक है। अंग्रेजी में भी देख लीजिए आप। गॉडेस ऑफ हंट, वाइल्डनेस, वाइल्ड एनिमल, मून और चेस्टिटी। चेस्टिटी का मतलब ही क्या होता है? कुंवारा रहना। ठीक है। ये बात है। यहां पर एक बात और आपको बता दूं मैं, इस चैनल के अंदर ऐसा नहीं है 90% बच्चे अपने हिंदी मीडियम के होते हैं, मगर 10% बच्चे हमारे राजस्थान के अंदर इंग्लिश मीडियम के भी हैं। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी था और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ आई थी जब मुझे कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं मिली थी अंग्रेजी मीडियम के लिए। तो इसीलिए आगे होके
मैंने जानबूझ के ये जो कोर्स है आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाया है कि अंग्रेजी मीडियम का छात्र है जो राजस्थान में परेशान होता है हर जगह पर कि उसको कहीं भी उसको कंटेंट नहीं मिलता, कहीं भी उसको मटेरियल नहीं मिलता, ना उसको टीचर मिलता पूरे राजस्थान में, तो उनको भी देखते हुए, क्योंकि मैं भी उस भुगत भोगी हूं, मैं भी उस चीज से गुजरा हुआ हूं, तो उन मेरे भाइयों के लिए मैंने हिंदी में तो बनाया ही है, अंग्रेजी भी अनुवाद आपके लिए साथ में रखे हैं इसके। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं भैया। कितने हो गए? 7वें नंबर हो गए आर्टेमिस। अगले पे आओ, कौन है अगले पे? डेमेटर। क्या नाम है? डेमेटर। ये एक देवी है, किसकी है? कृषि की देवी है। किसकी देवी है? कृषि, चारागाह, चारागाह की देवी है। साथियों इनके बारे में एक बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी है। डेमेटर की एक बेटी है, उनकी बेटी का नाम है परसेफोन। इनकी बेटी के साथ क्या हुआ, इनकी बेटी को ज्यूस के एक भाई और हैं जो पाताल के देवता हैं, वो उठा के ले गए। कौन उठा के ले गए? ज्यूस के छोटे भाई, पाताल के जो देवता हैं। अब उनको ले गए नीचे, अब उनको वहां पर उनने दे दिया अनार खाने के लिए, और उनने खा लिया अनार। कितने अनार खाए? कुल 6 अनार खाए। अब क्या हुआ, जो देवी है डेमेटर, इनने क्या बोला? इनने बोला कि मैं आज के बाद इस धरती पे फसल होने ही नहीं दूंगी जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आ जाती। अब सब परेशान हो गए, हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम, अकाल पड़ने आ गया। अब क्या करें? तो भगवान ज्यूस खुद आए, उनने अपने छोटे भाई को समझाया, कह रहे भैया छोड़ दे क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, वरना यहां तो ऊपर तो पृथ्वीलोक पे तो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो फिर उनने कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता, इनने मेरे फल खा लिए, और फल भी कितने खाए? 6 फल खाए। अब 6 फल खा लिए तो क्या करे? तो फिर बात यह तय हुई कि ये जितने फल खाएं उतने महीने इनको पाताल में रहना पड़ेगा, और जितने फल नहीं, अब पाताल में कितने फल खाए? 6 फल, तो 6 महीने तो कहां रहेंगी? पाताल के अंदर, और 6 महीने धरती पर। अब धरती पर तो फिर इनने भी क्या कहा कि ठीक है भैया, अगर 6 महीने धरती पर पाताल में रखोगे तो ठीक है, मगर ये बात भी याद रखो, 6 महीने में फसल नहीं होने दूंगी इस धरती पर। तो बोला जाता है कि जो वहां की पौराणिक कथा है वो बोलती है कि जो सर्दी का मौसम है उसमें इनकी बेटी पाताल चल जाती है, इसलिए सर्दी के अंदर वहां पर, यूरोप में वैसे ही फसल नहीं होती सर्दी के अंदर, वहां गर्मी में ही होती है, तो 6 महीने वहां पर फसल नहीं होती, इसलिए क्या हो गया, इनकी बेटी पाताल में रहती है उस समय पर, इसलिए 6 महीने वहां पर फसल नहीं होती। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। देखो फोटो में भी दिख रहा होगा, धान लेके खड़ी हुई है महिला। ठीक है, क्या है ये? किसकी देवी है? कृषि की देवी है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगली बात कौन आ गया भैया? अगला है एफ्रोडाइट। क्या नाम है? एफ्रोडाइट। ये भी एक देवी है। किसकी देवी है? प्रेम, सौंदर्य, आनंद की देवी है। किसकी है? लव, ब्यूटी और प्लेजर की देवी है। देखने से भी लग रहा होगा बहुत सुंदर महिला है। ठीक है, किसकी है? प्रेम की है, सौंदर्य की है और आनंद की देवी है। अगले पे आओ, अगले पे है एथेना। क्या है? एथेना। किसकी देवी है? बुद्धि की देवी है। किसकी देवी है? बुद्धि, युद्ध कला। देखो युद्ध के 2 हो गए, एक तो एरिस भी थे युद्ध के, और एक ये भी हो गई, मगर ये थोड़ी शांत है, वो थोड़े ज्यादा मारकाट वाले हैं, ये थोड़ी शांत है। जब तक लड़ाई की पूरी तरह से आवश्यकता ना पड़ जाए जब तक ये लड़ाई में नहीं उतरती। ठीक है, उसके बाद किसकी? हुनर की देवी भी है। एक बात और इनके बारे में याद रखनी पड़ेगी, आपको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हेरा जो क्या है? देवियों की रानी है, मतलब देवताओं की रानी है। वो चिढ़ती है उन किनसे? ज्यूस के अन्य बच्चों से जो उनसे पैदा नहीं हुए। ठीक है, उनमें से एक ये भी है। अब बोला यह जाता है कि ये कहां से पैदा हुई है? ये हेरा से पैदा नहीं हुई, ये सीधे ज्यूस के सिर से निकली है। कहां से निकली है? ज्यूस के सिर से पैदा हुई है सीधा, इनकी कोई माता नहीं है। क्या हुआ? ज्यूस के सिर से निकली है। किंवदंतियों में बोलने में तो यह भी आता है कि ज्यूस एक महिला को खा गए थे, एक महिला को खा गए थे। वो महिला उस समय प्रेग्नेंट थी। किससे? एथेना से। उस समय एथेना उनके गर्भ में थी और ज्यूस उस महिला को खा गए। इस वजह से क्या हुआ, बाद में ये कहां से निकली? ज्यूस के सिर से निकली। ठीक है, तो इनकी क्या, एक बात तो आपको याद रखनी है, किसकी देवी है? बुद्धि की देवी है, हुनर की देवी है। उसके अलावा इनका जन्म कहां से हुआ? ज्यूस के सिर से हुआ। एक बात और, आपने एथेंस का नाम सुना होगा, यूनान की राजधानी अभी ग्रीस की समय पर, है ना?
तो उसकी संरक्षक देवी, अपने यहां पर क्या बोलते हैं, कुलदेवी बोलते हैं ना, कुलदेवी, क्या हमारी कुलदेवी ये है, हमारी कुलदेवी वो है, ठीक है। तो वैसे ही वहां पर संरक्षक देवी के नाम से बोला जाता है। तो एथेना क्या है, एथेन शहर की क्या है, संरक्षक देवी है, ठीक है। उसके बाद अगले कौन आते हैं, क्या नाम है, हरमीस। क्या नाम है, हरमीस। हरमीस कौन है भैया, आपने भारत में, आप अपने जो पौराणिक कथाओं में सुना होगा, एक व्यक्ति है नारायण, जो नारायण नारायण करते करते हर जगह जाते हैं। आपने भगवान शिव के अगर पुराने नाटक देखे हो या फिर भगवान विष्णु के कोई पुराने नाटक देखे हो, उनमें जरूर देखा होगा नारायण नारायण करते हुए वो हर जगह पहुंच जाते हैं। ये वहां का वर्जन है उनका। देखिए आपको इनके पांव के अंदर पंख दिख रहे हैं, यहां पर ये पांव के पंख से ये हर जगह चल जाते थे, ठीक है। तो ये क्या बन गए, देवताओं के दूत, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है इनके बारे में, एक और बात है, ये किसके देवता हैं, व्यापारियों के, यात्रियों के, व्यापारियों के देवता हैं ये, ठीक है। तो व्यापारियों को कोई दिक्कत आती है तो किसकी पूजा करते थे वहां पर, हरमीस की पूजा करते थे। आगे चलते हैं, आगे कौन है, आखिरी जो 12 देवताओं में है डायोनिसिस। क्या नाम है, डायोनिसिस, ठीक है। ये क्या है, ये शराब के, समारोह के, मादक पदार्थों के देवता हैं भैया। शराब और मादक पदार्थों के देवता कौन है, डायोनिसिस, ठीक है। कुछ देवता और हैं जो उन 12 में नहीं आते मगर देवता तो हैं, जैसे नाइकी। आप सबने नाइकी के जूते पहने होंगे, नाइकी के जूते पहने हो ना सबने, या देखे तो होंगे ही सही, ठीक है। तो वो किसकी देवी है, जीत की देवी है। किसकी देवी है, जीत की। और एक और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, जो किडनैप करके ले गए थे, ठीक है, वो किडनैपर साहब, वो ये रहे हेडिस, वो किसके देवता हैं, पाताल के देवता। इनकी वजह से क्या हो रहा है, 6 महीने तक यूनान में अकाल पड़ता है। उसके सूत्रधार कौन है, ये हेडिस साहब, ठीक है। तो ये क्या हो गए बेटा, 12 देवता हो गए। अपन ने वैसे पढ़ने में तो अपन 4 पढ़ के काम टाल सकते थे, मगर अपन ने क्या करा, 12 के 12 पढ़ लिए। आपके पास नोट्स में अच्छे से ही लिख जाएंगे, तो आप अगर अच्छी तैयारी करोगे तो कहीं से टफ क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं। आगे चलते हैं साथियों। एक क्वेश्चन मैंने एक बार देखा था, वो क्वेश्चन इस प्रकार था कि यूनान के किस देवता को रोम के नेपट्यून देवता के समकक्ष माना जाता है। ये मुझे एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं आ रहा, मगर शायद ये डीएसएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनान के किस देवता को रोम की सभ्यता के नेपट्यून देवता के समकक्ष माना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक पूरी की पूरी फाइल बनाई है। आप ये 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड वालों बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बच्चा 1st ग्रेड की तैयारी कर रहा है या फिर डीएसएसबी या केवी की तैयारी कर रहा है, तो वहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिसकी जो फाइल है ये है, यहां पर आपके सामने लिखे हुए यूनान के देवता, इस तरफ लिखे हुए यूनान के देवता, और रोम में समाज में उनके जो देवता हैं, उनके समकक्ष कोई देवता है, वो यहां लिखे हुए हैं इस तरफ। तो जैसे ज्यूस तो यहां पर है, अपने ज्यूस भगवान पढ़ी रखे, तो उनके समकक्ष रोम की सभ्यता में कौन से देवता हैं। मतलब अगर ज्यूस को ही बोला जाए तो ज्यूस को रोम के समाज में क्या बोला जाता है, रोम के समाज में उन्हें जुपिटर नाम से बोला जाता है। जुपिटर अपन ने सबने देखा है ना, जुपिटर क्या होता है, स्कूटर नहीं, आप स्कूटर समझ लो, स्कूटर नहीं, कौन सा, जुपिटर जो ग्रह है, जो ये ग्रह है, इनके ग्रह अपने महीने, इनके नाम कहां से आए, ये रोम के समाज से आए,
ठीक है, रोमन नंबर। तो वहां पर कौन से देवता थे? जुपिटर। यहां पर कौन से? यूनान के देवता कौन से? ज्यूस। ज्यूस किसके समकक्ष है? जुपिटर के समकक्ष है। ऐसे ही क्वेश्चन जो देखा था मैंने वो क्या था? किसके लिए था? नेपट्यून के लिए। तो नेपट्यून के समकक्ष कौन सा है? पोसाइडन। कौन सा देवता है? यूनान के कौन से देवता हैं जो नेपट्यून के समकक्ष है? वो है पोसाइडन। उसके बाद अपोलो। अपोलो को यहां भी अपोलो ही कहा जाता है। कहां पर? यूनान में भी और रोम के अंदर भी अपोलो ही कहा जाता था। एथेना को क्या कहा जाता है? मिनर्वा। क्या नाम है? मिनर्वा। एफ्रोडाइट को क्या कहा जाता है? वीनस। आर्टेमिस को क्या कहा जाता है? डायना। और हरमीस को क्या कहा जाता है? मरकरी। मरकरी जो पहला अपना ग्रह है, वैसे ही मरकरी उनके इस देवता के नाम पर ही वो ग्रह को रखा गया है। ठीक है। उसके बाद हेफेस्टस, इनको क्या कहा जाता है वहां पर? वल्कन। डेमेटर को क्या कहा जाता है? डेमेटर देवी को सेरेस। और डायोनिसिस को क्या कहता है? बक्स या फिर लीबर, इस नाम से जाना जाता है। कहां पर? रोम में। साथियों मैंने एक क्वेश्चन देखा था, इसकी वजह से मुझे लगता था आगे भी ये पूछ सकते हैं। थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले इसको ज्यादा याद ना करें। बाकी फर्स्ट ग्रेड की अगर कोई तैयारी कर रहा है और डीएसएसबी या फिर केवी की कोई तैयारी कर रहा है तो उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। अब आगे बात वही यूनान के इतिहास। यूनान के इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। 4 कौन कौन से हैं? होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस काल। 4 भाग हैं। तो 4 भागों में से अपन पहला भाग लेते हैं। कौन सा काल है? होमर काल। होमर कौन था? एक अंधा कवि था। क्या नाम था इनका? एक नेत्रहीन कवि थे। इनने क्या किया? ये यूनान के शिक्षक के रूप में जाने गए, एजुकेटर ऑफ ग्रीस, इसके रूप में जाने गए। क्यों जाने गए भैया? क्योंकि इनने 2 किताबें लिखी। कौन सी किताबें लिखी? 2 किताबें लिखी। पहली बात तो आपको इनका कालखंड याद होना चाहिए। कब तक थे ये 800 से 900 ईसा पूर्व की बात चल रही है अपनी। ठीक है, 800 से 900 ईसा पूर्व की बात चल रही है। उसके बाद पहली बात तो इस समय पर कालखंड में व्यक्ति कैसा होना चाहिए था? मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य करने वाला। ठीक है, कोई क्रिया करने वाला। और विजडम मतलब बुद्धि वाला। ठीक है, तो मतलब उस समय पर जो व्यक्ति था, एक अच्छा व्यक्तित्व किसको माना जाता था? जिसके अंदर दोनों गुण हो। कौन कौन से? एक तो बुद्धि भी हो, उसके साथ कर्म करने का शक्ति भी हो, कर्म करने के योग्य भी हो। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है पहली बात तो मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम वाले व्यक्तियों को सर्वगुण संपन्न माना जाता था। ठीक है, दूसरी बात क्या है? ये एक नेत्रहीन कवि थे। कौन? होमर। होमर जो काल है किसके नाम पे? ये व्यक्ति विशेष का नाम है एक होमर। ये क्या थे? एक नेत्रहीन कवि थे। इनके नाम पर ही पहला कालखंड है किसका? यूनान के इतिहास का। अब इनके नाम पे तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है यूनान का शिक्षक, एजुकेटर ऑफ ग्रीस। क्यों भैया? इनने अपनी कविताओं में देखो बहुत सारे क्या लिखा? बहुत सारे खेलों के बारे में वर्णन है। कौन कौन से खेलों के बारे में वर्णन किया इनने? रथ दौड़ के बारे में वर्णन किया। मतलब हमें उस समय के यूनान के बारे में पता चलता है इनकी कविताओं से कि उस समय का यूनान कैसा था। तो किस किस चीज का वर्णन किया? रथ दौड़ का किया, कुश्ती का किया, तीरंदाजी का किया, एथलेटिक्स का किया, नृत्य के बारे में बताया, मुक्केबाजी के बारे में बताया, भाला फेंक के बारे में बताया और भारोत्तोलन के बारे में भी इनने अपनी कविताओं में वर्णन किया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इससे 3 क्वेश्चन आएंगे। पहली बात तो ये आ सकता है, ये कैसे थे? नेत्रहीन थे। इनका नाम क्या है? यूनान का शिक्षक। ठीक है, ये तो 2 तो यहां पर हो गए। अगली स्लाइड में देखो, इनने 2 किताबें लिखी है भैया। इससे तो आता ही आता है क्वेश्चन, आज तक का रिकॉर्ड है, हर बार पूछते हैं। उनको फेवरेट लगता है, आरपीएससी को, अपने अधीनस्थ बोर्ड को ये फेवरेट लगता है कि भैया इनकी किताबें। ठीक है, अब किताबें सबको पता है कि भैया 2 किताबें लिखी, इलियाड और ओडेसी। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब ये होती क्या है, इनमें है क्या, ये तो पता ही नहीं किसी को। अब थोड़ी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट दे दिया तो बच्चे तो फंस जाएंगे कि इलियाड क्या है, ओडेसी क्या है। ये तो सबने रट रखा है कि इलियाड और ओडेसी है। ये तो आप फिजिकल एजुकेशन के अंदर किसी बाटा फेंको किसी के ऊपर तो ये बता देगा इलियाड और ओडेसी बिना पढ़े ही। मगर आप दिग्गज एकेडमी से जुड़े हो तो क्या ये इलियाड और ओडेसी पढ़ने थोड़ी जुड़े हो।
थोड़ा तो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ना, अगर मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा करेंगे। तो क्यों भैया, क्या है भैया? इलियाड में तो किस चीज का वर्णन है, अब आपको ये बताएंगे किस चीज का है। एक ट्रोजन नाम का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? ट्रोजन नाम का युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था भैया? ये ट्रोजन जगह थी, वहीं पे हुआ था। किसके बीच में हुआ था? देखो आपको एक चीज बताऊं मैं, कभी भी जर, जोरू और जमीन, इन तीनों चीजों के अलावा कभी भी लड़ाई नहीं होती दुनिया के अंदर। आपको याद होगी ये बात। तो जर का मतलब तो क्या होता है? जर का मतलब होता है क्या? इज्जत। जोरू मतलब कोई महिला, और जमीन मतलब धरती। इन तीनों चीजों के अलावा कभी भी कोई लड़ाई नहीं होती। तो यहां भी एक क्या थी बीच में? एक महिला थी, उनकी वजह से ये युद्ध हुआ। उनका नाम था हेलन। ये कहां की महिला थी? ये कहां की रानी थी, राजकुमारी थी? कहां की? ये थी ग्रीस की राजकुमारी थी। अब क्या हुआ, एक वहां पर एक राज्य और था। जैसे अपने भारत पहले बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था ना, वैसे यूनान भी बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो एक राज्य कौन सा था? एक राज्य था ट्रोय। वहां के एक राजकुमार थे, उनका नाम था पेरिस। उन पेरिस जो राजकुमार थे, उनने क्या किया, ये जो हेलन नाम की महिला थी, मतलब राजकुमारी थी, इनका अपहरण कर लिया। इनका अपहरण करके अपने अपने गढ़ में लिया है। कौन से गढ़ के अंदर? ट्रोय नामक गढ़ के अंदर। अब जैसे ही ट्रोय नामक गढ़ के अंदर लाए तो युद्ध तो होना वो था, पक्का होगा। अब युद्ध चला कितने साल? 10 साल तक ये युद्ध चला। आप देखो एक बार, 10 साल तक कोई युद्ध चल रहा है, ठीक है? 10 साल तक ये चला, कोई भी इसके अंदर जीता नहीं। बाद में क्या हुआ, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार अच्छी अच्छी जगह पर देखा हुआ है कि किसके कारण जीते? ट्रोजन हॉर्स के कारण। अब ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? बच्चों को ये पता नहीं है ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या हुआ, ग्रीस के सेना ने जब देखा कि यार इनके तो गेट बंद है, उस टाइम पे बारूद वारूद तो था नहीं कि भैया बम लगा दें और फोड़ दें गढ़ को। गढ़ बहुत मजबूत होते थे, ऊंची जगह पर होते थे, कैसे जीते? तो इनने क्या आइडिया लगाया कि एक 10 साल हो गए, 10 साल के बाद क्या किया, एक लकड़ी का घोड़ा बनाया। लकड़ी का घोड़ा बनाया तो क्या किया, इनने बोल दिया कि साहब हम तो हार गए, हम जा रहे हैं और हमारा ये भेंट स्वीकार करो, और हम हार गए, आपसे 10 साल लड़ लिए, अब नहीं लड़ सकते। और एक घोड़ा दे दिया इनको गिफ्ट में। मगर उनने चालाकी क्या करी, घोड़े के अंदर अपने सैनिक छुपा दिए। बड़ा घोड़ा था बहुत ज्यादा, उसका नाम क्या था घोड़े का? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, लकड़ी का घोड़ा था, उसमें सैनिक घुसा दिए 5-10, और वहां पर रख के इनके गढ़ के बाहर और चले गए सब कि ठीक है साहब जा रहे हैं, माफ करना, आज के बाद नहीं आएंगे। अब जैसे ही वो गए, उनने घोड़ा अंदर रख लिया अपने गढ़ के अंदर, गढ़ के अंदर रख लिया, और रात में पार्टी, क्या आसो जीत गए, तो ढक्कन बज गए फिर। और जैसे ढक्कन बजे सब मजे में उधर तो, और इधर क्या हुआ, सैनिकों ने चुपके से गढ़ के दरवाजे खोल दिए, और जैसे गढ़ के दरवाजे खोले, उधर से पूरी की पूरी ग्रीस की सेना आके घुस गई अंदर, और किसको जीत लिया? ट्रोय नामक गढ़ को जीत लिया। ऐसे जीत हुई भैया इसके अंदर, किसकी? ग्रीस की। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे देवी देवता लड़े थे, यूनान की तरफ से बहुत सारे देवी देवता लड़े थे उस समय पर। मगर अपन को क्या याद रखना है, किससे जीते? क्वेश्चन किससे बनेगा? ट्रोजन हॉर्स से। ये किसके द्वारा जीते? ट्रोजन हॉर्स, जो क्या था, लकड़ी का एक घोड़ा, जिसके अंदर सैनिक छुप गए और शाम को गढ़ के गेट खोल दिए। ठीक है, ये तो हो गई इलियाड की कहानी, समझ में आई इलियाड की कहानी। अगला कौन सी किताब लिखी भैया ने? ओडेसी। क्या नाम है? ओडेसिस बोलते हैं, ओडेसी बोलते हैं। अब इस जो इलियाड के अंदर ये ग्रीस की सेना से एक व्यक्ति लड़ रहा था, उसका नाम क्या था? ओडेसियस। क्या नाम था? ओडेसियस। क्या नाम था उस व्यक्ति का? ओडेसियस। वो लड़ रहा था किसकी तरफ से? ग्रीस की तरफ से। 10 साल लड़ लिया भैया, अब 10 साल लड़ लिया तो घर तो जाएगा। अब घर गया ना, तो क्या हुआ, घर जाने में उसको इतनी कठिनाई आई, बीच में वो बहुत बार तो तूफान में बच गया, और बहुत बार कहीं पे उसको पकड़ लिया। और उसकी जो वाइफ थी, उसकी वाइफ का नाम था पेनेलोप। क्या नाम था? पेनेलोप। इसको भी बहुत सारे व्यक्तियों ने, 1000 व्यक्तियों ने इससे शादी करने की कोशिश करी उस समय पर, कि तेरा हस्बैंड तो मर चुका है, 10 साल में तो उस समय कोई नहीं आया, तो मतलब एक तरह से मरा ही मान लेते हैं उसको कि वो तो मर गया। और इसको बहुत परेशान किया इसकी महिला को, कि पेनेलोप को शादी करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने। मगर फिर भी ये छुप छुपा के बचती रही, और कैसे बची, और इसका एक बेटा भी था, उसका नाम था टेलीमेकस। ठीक है, तो इन तीनों के मिलने की कहानी को किसने बताया? इसने ओडेसियस के अंदर। ठीक है, ओडेसी की कहानी, ओडेसियस की कहानी किसने बताई? ओडेसी किताब के अंदर बताई। किसने बताई? होमेर ने। होमेर ने 2 किताबें लिखी, दोनों किताबों का नाम क्या है? एक का नाम तो है इलियाड, और दूसरी का नाम क्या है? ओडेसी।
ठीक है, यहां तक आपको इनके बारे में पता चला थोड़ा सा कि ये हैं क्या, समझ में आई बात? तो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आओ तो आगे चलते हैं। पर अब आगे चलते हैं भैया। अगला काल है कौन सा है? स्पार्टा। कौन सा काल है? स्पार्टा। साथियों, इस काल से आप बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस राज्य में आप रहते हो वो राज्य भी इस स्पार्टा काल के बराबर ही है। आपने एक मूवी देखी होगी 300, एक मूवी देखी होगी, उसका नाम क्या है? 300, जहां पर 300 स्पार्टा के सैनिक 1 लाख की ईरानी सेना, ईरान को उस समय पर पर्शिया कहते थे, पर्शिया की सेना से लड़ गए। ठीक है, 300 सैनिक सिर्फ। चलो इनके तो 300 लड़े, हमारे कितने लड़े? जहां मैं अभी खड़ा हूं वहीं का एक बच्चा था, कुंभाहाड़ा। क्या नाम था? कुंभाहाड़ा। हमारे राजस्थान में भी शूरवीरों की कमी तो है नहीं। अगर स्पार्टा में शूरवीर थे तो हमारे राजस्थान में भी शूरवीर थे। क्या नाम था? कुंभाहाड़ा। अकेले बूंदी के गढ़ के लिए मेवाड़ की पचरंगी सेना से अगर कोई लड़ गया था, कोई बच्चा 13 साल का एक बच्चा, तो वो कौन था? कुंभाहाड़ा। तो राजस्थान भी क्या है? शूरवीरों की धरती है। इसलिए कहा जाता है नकली गढ़ दियो नदी बिना गोर गमसान, सिर टूटिया फिर किम पिड़े असली गढ़ प्राण। मतलब जब नकली गढ़ हम बिना लड़ाई के नहीं देंगे तो असली गढ़ लड़ने, असली गढ़ जीतने के लिए तो आपको जाने कितने सर कटाने पड़ेंगे। तो ऐसी वीरांगनाओं की, ऐसी शूरवीरों की धरती है अपनी राजस्थान, जहां पर देवता भी तरसते हैं। किसके लिए? देवता भी यहां पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। उस धरती का नाम क्या है? राजस्थान। तो आगे चलते हैं। जय जय राजस्थान। आगे अपनी पढ़ाई इसी दौर पे आगे चालू रखते हैं अपन, कि आपको सारी की सारी जो यहां पर जो कंटेंट है वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके ऊपर मिलेगा, और जिसका नाम क्या है? दिग्गज एकेडमी। साथियों, आगे इसी को लेकर आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं कि स्पार्टा काल कैसा काल है। मैंने आपको बताया शूरवीरों का काल है, बिल्कुल शूरवीरों का काल। कोई डरते नहीं थे। इनका काम क्या था? सिर्फ इनका काम था एक्सरसाइज करना, और मतलब एक तरह से युद्ध लड़ना और अपनी देश की सेवा करना। ये बिल्कुल देश प्रेमी थे। इनको किसी चीज से मतलब नहीं है और किसी चीज से। ये सिर्फ किससे प्यार करते थे? देश से, सिर्फ और सिर्फ देश से। तो इनका नाम क्या पड़ गया? एक तो इनका नाम पड़ गया क्लासिकल एज। क्वेश्चन बनते हैं इससे कि किस काल को क्लासिकल एज कहते हैं या फिर शास्त्रीय युग कहते हैं? कौन सा काल है? स्पार्टा काल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है टोटलिटेरियम। टोटलिटेरियम का मतलब क्या होता है? सर्वसत्तावादी, जहां एक ही व्यक्ति की चलती हो। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपसे, सिर्फ किसकी चलेगी? राजा की और उसकी सत्ता की। सर्वसत्तावादी। यहां पर जो सैनिक थे उन्हें क्या कहते थे? सिटी सोल्जर। सैनिक कहां के? नगर सैनिक कहा जाता था। जो नए बच्चे थे ना, नए बच्चे जो सैनिक बनते थे उन्हें बोलते सिटी सोल्जर। क्या? नगर सैनिक। ठीक है। इस काल में एकमात्र क्या था? शारीरिक शिक्षा का अर्थ मतलब था फिजिकल ट्रेनिंग। ओनली फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब लड़ाई का आप क्या करो? लड़ाई का ही अभ्यास करो। कोई खेल वेल का काम नहीं था यहां पर। यहां शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या था? सिर्फ युद्ध की तैयारी। किसकी तैयारी? युद्ध की तैयारी। ये कैसे व्यक्ति थे? राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। कैसे थे? राष्ट्रवादी व्यक्ति। उसके बाद दूसरी बात, इनका एक देव वाक्य था कि हम अगर पैदा हुए तो किसके लिए हुए? देश के लिए। मरेंगे तो किसके लिए? देश के लिए। तो इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? वोम टू टॉम। क्या नाम पड़ गया? वोम टू टॉम। मतलब गर्भ से कब्र तक किसके लिए सेवा करेंगे? गर्भ में आ गए, माता की गर्भ में आए, पेट में आए, पेट से जैसे ही बाहर आए बचपन से, तो किसकी सेवा चालू कर देंगे? देश की। कब तक? जब तक मरेंगे नहीं, कब्र में नहीं जाएंगे। वॉर्म टू टॉम। कहां की सेवा करेंगे? सिर्फ देश की। उसके बाद एक और चीज थी इनके बारे में जहां से क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा। क्या बनता है भैया क्वेश्चन? यहां पर क्या था? अस्वस्थ बच्चों को जीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी अपाहिज है, थोड़ा सा भी फिजिकली हैंडीकैप है, थोड़ी सी भी उसमें दिक्कत है, तो उस बच्चे को जीने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने किसी ने 300 मूवी देखी है और नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना 300 मूवी। उसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो कुबड़ा था थोड़ा सा, उसको इनने भगा दिया था अपने राज्य से। कि वो मारा नहीं उसको, बस उसकी किस्मत थी कि उनने मारा नहीं और उसको जीवित छोड़ दिया। और उसी व्यक्ति ने इनका राज पर्शिया की सेना को बताया था, वरना ये 300 व्यक्ति हारते नहीं कभी भी उस युद्ध के अंदर भी।
ये 300 व्यक्तियों ने 1 लाख की सेना को हरा दिया था। बस किस वजह से? घर का बेदी लंका ढाए। वो स्पार्टा का ही एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, उन्हें दूसरा रास्ता बता दिया पर्शिया की सेना को कि आप यहां से भी आ सकते हो। क्यों? क्योंकि इनने उसको स्वीकार नहीं किया था। तो आप अगर कभी टाइम मिले आपको तो आप वो मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, आप जरूर देखना उसको। उसका मूवी का नाम है 300। ठीक है। उसके बाद अब अस्वस्थ बच्चों को जीने का अधिकार नहीं, तो फिर क्या करेंगे अस्वस्थ बच्चों के साथ? एक पहाड़ था, उसका नाम क्या था? माउंट टाइगेटस। क्या नाम था? टाइगेटस की पहाड़ी। वहां से बच्चों को फेंक दिया करते थे। ठीक है। जो अस्वस्थ बच्चा है, एक कमेटी आती थी पूरी की पूरी, देखती थी बच्चा स्वस्थ है तो उसे जीने का अधिकार है। अगर बच्चा अस्वस्थ है तो क्या है, वो उनके ऊपर एक तरह से बोझ है, लाइबिलिटी है, वो जी नहीं पाएगा आगे, वो उनको ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए क्या करते थे, उसे पहाड़ से नीचे फेंक देते थे। ठीक है। ये बात हो गई। आगे क्या होता था इसके अलावा? यहां पर शिक्षा तो हर जगह होती है, तो क्रमबद्ध शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा जो यहां पर चलती थी, ठीक है ना, सीक्वेंशियल, उसे क्या, उसका नाम क्या था? क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का नाम क्या था यहां पर? एगोग। क्या नाम था? एगोग। याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं इनसे। जो यहां पर पॉइंट लिखे हुए हैं, ये टाइगेटस, वॉर्म टू टॉम, मैन ऑफ एक्शन, टोटलिटेरियम, क्लासिकल एज, इन सब से क्वेश्चन बनेंगे। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है। तो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का क्या नाम था यहां पर? एगोग। ठीक है। अब एगोग में कोई तो पढ़ाएगा, जो एगोग में पढ़ाता था उसे क्या बोलते थे यहां पर? पेडोनोमस। क्या नाम था? पेडोनोमस। एगोग के संचालक को क्या कहते थे? पेडोनोमस। साथियों, ये पहले एक क्या था, जो पेडोनोमस होता है वो पहले एक सैनिक होता था। जैसे ही 60 वर्ष हुए उसके बाद क्या था, वो रिटायर हो जाता था। रिटायर होने के बाद वो पेडोनोमस की पद संभालता था। यह बहुत प्रतिष्ठा वाला पद था वहां पर, क्योंकि आप अपने नए सैनिक तैयार करोगे, तो इसलिए इस पेडोनोमस पद को बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा वाला माना जाता था। ठीक है। आगे चलो। इसके बाद क्या है? स्पार्टा में खेल मैदान को क्या कहते थे? प्लेटेनिस्टस। क्या नाम है? प्लेटेनिस्टस। बिल्कुल क्वेश्चन पूछने वाला सवाल है, ऐसे ही जगह से क्वेश्चन आएंगे। ये बिल्कुल क्या नाम था? प्लेटेनिस्टस। अब देखो, स्पार्टा में क्या चीज प्रसिद्ध थी? कुश्ती खेल प्रसिद्ध था। क्या खेल था? कुश्ती खेल। क्यों प्रसिद्ध था भैया इन्हें कुश्ती खेल? क्या थी भैया कुश्ती में ऐसी क्या चीज है? कुश्ती में एक तो 2 चीजें, आपका शारीरिक विकास अच्छे से होता है। ठीक है। इनको क्या चाहिए था? हमें शारीरिक विकास ही करना है हमारे शरीर का। ठीक है। हमें ज्यादा उससे मतलब नहीं है, हमें शारीरिक विकास मुख्य रूप से हमारा कार्य है। दूसरा, जब आपकी लड़ाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट में होती है, हाथ से हाथ की लड़ाई होती है, हर बार थोड़ी तीर कमानी चलेंगे, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल आप हाथ से हाथ लड़ते हो अपने विरोधी से। ठीक है। तो कुश्ती का खेल इन्हें क्या करता था? हाथ से हाथ वाली लड़ाई में फायदा पहुंचाता था, इसलिए कुश्ती के खेल को ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है साथियों। आगे एक बात जो हमेशा पूछी जाती है, पता नहीं क्यों हर आरपीएससी का शायद फेमस चीज है, बालक के जन्म से 7 वर्ष तक ही अपने माता पिता के संरक्षण में रहता था बच्चा, सिर्फ 7 साल तक। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद वो देश का है। 7 वर्ष तक वो माता पिता का है, उसके बाद किसका है? वो देश का। फिर वो किसके लिए काम आएगा? सिर्फ देश के लिए। ठीक है। बालक की बात चल रही, बालिकाओं की बात नहीं चल रही। किसकी बात चल रही? सिर्फ बालकों की। बालक किसके लिए काम करेगा? अब देश के लिए। कहां जाएगा? देखो लिखा हुआ है 7 से 12 वर्ष में क्या करेंगे? उसको जो बेरक होता है उसमें अनुशासन देंगे, अनुशासन की सिखलाई देंगे उसे। बेरक मतलब बहुत सारे बच्चे एक साथ जहां रहते हैं उसे बेरक बोलते हैं। ठीक है। प्रशिक्षण के लिए वहां पर उन्हें उसे अनुशासन सिखाया जाएगा। उसके बाद 12 से 20 वर्ष में क्या होगा? उसे कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसे सैनिक बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कब तक? 12 से 20 वर्ष तक। और 20 से 30 वर्ष वो किसकी सेवा करेगा? देश की सेवा करेगा। कैसे? सैनिक के रूप में। किसके रूप में? सैनिक के रूप में। 20 से 30 वर्ष में। कहां तक? पूर्ण सैनिक के रूप में कब करेगा वो? 20 से 30 में। और 30 से 60 अब वो पूर्ण नागरिक है, चाहे तो वो पूर्ण नागरिक के रूप में रहेगा अपने राज्य के अंदर, और क्या कर सकता है? वो शादी भी कर सकता है। 20 से 30 वर्ष तक में वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अब क्या है काम? देश का काम था। अब वो अपना घर बसा सकता है। और 60 के बाद मैंने आपको बताया था देश की सेवा कैसे करेगा? चाहे तो पेडोनोमस बन सकता है, जो क्या करता था? एगोग का संचालक करता था। ठीक है। वैसे वो देश की सेवा कर सकता है। अब साथियों यहां पर कुछ टू द पॉइंट चीजें जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है? एक तो है स्पार्टा के अंदर एक जासूसी टुकड़ी बनाते थे ये,
मतलब दूसरे राज्यों में भेजने के लिए जासूसी टुकड़ी होती थी इनकी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था क्रिप्टिया। क्या नाम था? क्रिप्टिया। ये जासूस क्या करते थे? दूसरे राज्यों में जाते थे और वहां पर उनकी इंफॉर्मेशन लेके आते थे। जैसे अपने भारत में अभी क्या है? रॉ, RAW, ठीक है ना, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। वैसे यहां पर क्या थी? क्रिप्टिया, ठीक है। उसके बाद इनकी एक सैनिकों की टुकड़ी थी, उसका नाम था एरेन। क्या नाम था? एरेन। और ये तो बहुत बार पूछा जाता है, क्या नाम है? जिम्नास्टिक के नृत्य को क्या बोलते हैं वहां पर? क्या बोलते हैं? बीबासिस। क्या नाम है जिम्नास्टिक नृत्य का? बीबासिस। आपसे पूछे धार्मिक नृत्य को क्या बोलते हैं? हारेमस। क्या नाम है? हारेमस। आपसे पूछे सैनिक नृत्य को क्या बोलते हैं? पापीहिक। क्या नाम है सैनिक नृत्य का? पापीक। ये तो टू द पॉइंट है, तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनसे कभी भी सवाल आ सकता है किसी भी पेपर के अंदर, फिजिकल पीटीआई के किसी भी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीटीजीटी, अपने डीएसएसबी, हरियाणा टेट, पंजाब, कहीं पर भी आप केवीएस, कहीं भी, इनसे तो सीधे के सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है? जासूसी टुकड़ी का नाम तो क्या है? क्रिप्टिया। उसके बाद सैनिकों की टुकड़ी का नाम एरेंस। जिम्नास्टिक नृत्य क्या है? बहुत बार पूछा गया जिम्नास्टिक नृत्य, तो बीबासिस। अब आपसे पूछ ले धार्मिक नृत्य का नाम क्या है? हारेमस। सैनिक नृत्य का नाम क्या है? क्या नाम है सैनिक नृत्य का? पापीहिक। आगे चलते हैं। आगे उसके बाद क्या है? सामंतों की सभा। साथियों यहां दो सभाएं चलती थी, कहां पर? स्पार्टा काल के अंदर। राजा को सहायता देने के लिए दो सभाएं चलती थी, और एक सभा का नाम तो क्या था? ब्यूल। और दूसरी सभा का नाम क्या था? एगोरा। क्या नाम था? एगोरा, ठीक है ना। ये एगोरा है, ठीक है। तो सामंतों की सभा तो क्या थी? जो सामंत होते थे उनकी सभा का नाम तो क्या था? ब्यूल। और जो स्वतंत्र नागरिक या आम नागरिकों की सभा थी उसे क्या बोलते थे? एगोरा। क्या नाम था? एगोरा। आगे चलते हैं अपन। एक 30 व्यक्तियों की और परिषद बनती थी वहां पर, उसे बोलते थे गेरोसिया। क्या नाम था? गेरोसिया। 30 व्यक्तियों की एक अलग से परिषद बनती थी, वो भी वहां कार्य करती थी, उसका नाम तो क्या था? गेरोसिया, ठीक है साथियों। और उसके अलावा यहां पर क्या था? महिलाएं जो थी, महिलाएं को आजादी बहुत सारी थी। किन महिलाओं को? जो स्वतंत्र नागरिक है, स्पार्टा की नागरिक हैं, उन्हें बहुत ज्यादा आजादी थी। तो 20 साल तक की महिलाएं सामाजिक रूप से एक्सरसाइज कर सकती थी, मतलब बाहर एक्सरसाइज कर सकती थी, ठीक है। और उसके अलावा महिलाओं की जो शिक्षा थी वो बिल्कुल पुरुषों के समान थी, ऐसा नहीं था उनके अंदर कोई भेदभाव था। महिलाओं पुरुष समान रूप से एक्सरसाइज कर सकते थे और समान रूप से शिक्षा भी प्राप्त कर सकते थे। तो साथियों यहां तक अपन ने आज स्पार्टा काल तक पढ़ लिया। अगला जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर अपन यूनान के काल के भी दो अभी भाग बचे हैं। कौन कौन से भाग? एक तो उत्तर एथेंस और एक पूर्व एथेंस, मतलब पूर्व एथेंस पहले आएगा, उसके बाद उत्तर एथेंस आएगा। ये दो काल हमें अभी और पढ़ने। उन दो कालों को लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो आपके पास आ जाएगी। और साथियों मुझे लगता है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि फीडबैक के नहीं, हमें समझ में नहीं आया, तो आप बिल्कुल कमेंट में एक बार लिख के दिए, हम उसको बिल्कुल सुधारेंगे। ये चैनल आपका ही चैनल है, इसे आपको ही आगे बढ़ाना है। और इसको जो भी आपको लगेगा, अगर कोई गलती लगी ऐसी कि हमें इस चीज में समझ में नहीं आया, स्पीड थोड़ी तेज है, या फिर कुछ चीज कंटेंट कम है, वैसे कंटेंट तो कम हो नहीं सकता, कंटेंट तो आपको ज्यादा ही मिलेगा, आप परेशानी हो जाओगे, कंटेंट तो इतना दिया जाएगा आपको। मगर उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको वो भी, मैं मेरी 100% नहीं, आपको 200% कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छी से अच्छी मेहनत करके आपको इस बार की पीटीआई भर्ती में पीटीआई जरूर लगा के भेजूं। ठीक है साथियों, इसके साथ ही आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। जय माता दी।